तो CTCTC में आप लोग को स्वागत है। आज का लेसन में हम लोग टैली प्राइम में सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का और कुछ दूसरा एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का आपको जैसे मैं पहले चैप्टर में पढ़ाया था, सेम चीज हम दोबारा करने वाला है, बट पैरामीटर में आपका क्रेडिट पीरियड के ऊपर कुछ नए पैरामीटर हम लोग फिक्सेशन करने वाले हैं। मतलब कुछ नया कंडीशन हम लोग डालने वाले हैं। तो अभी इधर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट तो एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, फिर नया कंडीशन क्या देंगे? तो पैरामीटर में जो कंडीशन हम लोग पहले दिए थे उसको छोड़कर भी आपका जानकारी के लिए बता दो, बहुत सारे अलग कंडीशन भी है। तो आज पर द सिचुएशन एंड डिमांड्स, जरूरत के मुताबिक अलग अलग जगह में अलग अलग कंडीशन देना जरूरी है। तो यू शुड नो दिस फैक्ट्स। तो आपको थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हम तो कंपनी बनाने के बाद पहले अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर इंटरेस्ट वाला को एक्टिव किए थे। एक्टिव करने के बाद आपका कुछ बेसिक लेजर हम लोग बनाए थे, तो मैं कुछ बनाकर ऑलरेडी रखा हूँ। जैसे कि आपका CGST लेजर, टैक्स परसेंटेज इधर आपका 5% दिया है, बट इधर इंटरेस्ट वाला ऑप्शन को हम लोग नो रखे हैं। जैसे CGST में किए हैं वो हिसाब से आप लोग SGST में भी किए हैं, वही 5% स्टेट टैक्स एंड नॉन इंटरेस्ट। परचेज सेल में भी आपका सेम प्रोसेस है, ठीक है। परचेज अकाउंट्स दिया गया है, देन GST को एप्लीकेबल करके ऑर्डर को यस करने के बाद इधर परसेंटेज ऑफ टैक्स कितना दिए थे हम लोग, 10% दिए। तो सेम फंडा अप्लाइज इन सेल्स टू। इसके बारे में मैं आपको ज्यादा टाइम नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज आपको मालूम है। हमारा जो चीज पैरामीटर फिक्सेशन करना है, कहा आपका सप्लायर एंड कस्टमर का, क्योंकि सप्लायर से आप लोग सामान खरीदेंगे, वो अपना कंडीशन में पैरामीटर आपके साथ डालेगा। कस्टमर को आप लोग सामान भेजेंगे और अपना हिसाब से अपना कंडीशन आप देंगे। तो कुछ इंटरेस्ट पैरामीटर्स का सिंपल इंटरेस्ट में अलग अलग कंडीशन किस क्षेत्र में लागू होता है, कैसे लागू होता है, क्यों लागू होता है, उसका हिसाब क्या आता है, फाइनल कैलकुलेशन को ऊपर उसका इम्प्लीकेशन क्या आएगा, उसके बारे में हम लोग देखना चाहते हैं। पहला पार्ट में हम लोग ऐसे एक्टिव किए थे। देखो, ये सप्लायर का इंटरेस्ट वाला को यूज करने के बाद हम लोग क्या करे थे, परसेंटेज ऑफ इधर 2% दिए थे महीने के हिसाब से। क्रेडिट बैलेंस पास ड्यू डेट, तो 30 दिन क्रेडिट साइड दिए थे। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब एंड परचेज डेट सेल डेट को इधर हम लोग नहीं मिलाए थे। एक्सक्लूडिंग परचेज डेट एंड सेल डेट को छोड़कर 30 दिन हिसाब किया जाएगा। मतलब जैसे कि आपको बताया, अगर 1 तारीख खरीदारी कर रहा है, 1 तारीख भेज रहा है, तो 30 दिन के बाद 1 तारीख छोड़ दिया, उसका 30 दिन के बाद मतलब 1 अप्रैल से खरीदा है, उनका क्रेडिट पीरियड जाएगा कब तक, 1 मई तक, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 मई तक उनका क्रेडिट पीरियड जाएगा। तो 1 मई के बाद और जो पेमेंट देगा उनका इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी डेट से लागू हो जाएगा। सो दैट इज डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो इन बोथ द केस ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर हम लोग ऐसे कंडीशन दिए थे। सप्लायर केस में जैसे एक कंडीशन दिया गया था एंड कस्टमर क्षेत्र में एक कंडीशन दिया था, जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के चैप्टर में मैं उसका दूसरा कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना रहा हूँ। जैसे कि मैं सप्लायर का पैरामीटर भी चेंज कर रहा हूँ। जो पास्ट ड्यू डेट आप लोग देख रहे हैं ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ ऑलवेज। ध्यान से देखिए, जब मैं ऑलवेज दे दिया, इधर आपको कोई डेट डालने के लिए ऑप्शन नहीं आया है, एंड इधर मैं क्या दे रहा हूँ, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी दे दिए है एंड नॉर्मल राउंडिंग 1 लिमिट रखें। ये सप्लायर क्षेत्र में पैरामीटर को ऑलवेज को भी चेंज कर दिया एंड आपका कस्टमर क्षेत्र में भी आपका वही में चेंजेस कर दिया। ये पास्ट ड्यू डेट जो था इसको मैं चेंज कर दिया
कौन सा मोड को चेंज किया? एप्लीकेबिलिटी को हम इधर रखे ऑलवेज, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी नॉर्मल लोडिंग लिमिट अप टू 1। तो फर्स्ट पार्ट में तो आप देखे थे पास ड्यू डेट 30 दिन देने के बाद आपका इंटरेस्ट का हिसाब कैसे आया था। अभी मैं इसका सेकंड पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैं लेजर बनाया था, मैं आइटम भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो डायरेक्ट वाउचर को चलते हैं। तो एक तारीख को कुछ परचेस करते हैं। तो जैसे कि मैं इधर अभी परचेस कर रहा हूँ, दैट इज F9। तो सप्लायर से खरीदारी किया जाता है। दिन पेन खरीद रहा हूँ, लोकेशन आपका मैं परचेस कर रहा हूँ से 50 पीस, 1000 के हिसाब से। पर पीस का रेट दे रहा हूँ 1000 रुपये, प्लस उसके ऊपर आपका 10% GST डालता हूँ। जैसे कि आपका CGST 5% एंड ऑफकोर्स आपका SGST 5%। तो इस हिसाब से अभी हम लोग सेल्स करते हैं। तो F8 दबाते हैं, ठीक है। तो सेल्स इसका हम लोग करेंगे, कस्टमर को करेंगे। ओके, तो 40 पीस भेज रहा हूँ। पर पीस का सेलिंग वाला प्राइस कितना रखा हूँ? 2000 रुपये, प्लस उसके ऊपर 10% GST जोड़ते हैं, CGST 5% एंड SGST 5%। तो ध्यान रखिए, मैं इंटरेस्ट पैरामीटर ऑलरेडी आपका पास ड्यू डेट को छोड़कर उसको चेंज कर चुका हूँ, ऑलवेज मोड में रखा हूँ। तो इंटरेस्ट वाला रिपोर्ट में उसका इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो रिसीट पेमेंट कर लेते हैं ना। तो अभी F6 दबाते हैं एंड ऑफ कोर्स F2 दबाते हैं। डेट चेंज करेंगे, इधर मैं दे रहा हूँ 2/5/21 कैश में रिसीव कर रहा हूँ। 88,000 रिसीव करना था, पूरे के पूरे सब अमाउंट रिसीव कर दिया। आप पेमेंट करते हैं, वही कैश में पेमेंट करते हैं। इसको हम लोग पेमेंट करेंगे टू द सप्लायर 85,000, पूरा पेमेंट कर दिया 55,000 रुपये। तो अगर हिसाब में देखा जाए, मैं सप्लायर को जितना देना था दे चुका हूँ, कस्टमर से जितना मेरे को पाना था पा चुका हूँ। देखना है कस्टमर से मैं कुछ इंटरेस्ट पाने वाला हूँ क्या, सप्लायर को कुछ इंटरेस्ट देने वाला हूँ क्या, देखते हैं। रिपोर्ट को आकर चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे? गेटवे टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इधर आपको स्टेटमेंट्स पार्ट ऑन, उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कंप्लीशंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल। बाप रे बाप, इधर कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है? 1817 रुपये। मतलब कस्टमर से आप लोग कितना इंटरेस्ट पाएंगे? 2-3 बार एंटर लगाइए, वो कितना दिन का आ गया? 31 दिन का सूद आ गया। तो हिसाब कर लेते हैं ना, कैसे 31 दिन का सूद आ गया। सूद तो 2% दिखा रहा है, 2% दिखा रहा है, और 31 डेज कैसे हुआ? 2 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कैलकुलेशन हो गया।
2 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कैलकुलेशन हो गया। तो अभी कंट्रोल एन दबाओ, मतलब कैलकुलेटर वाला ऑप्शन एक्टिव करने के लिए। आपका अमाउंट था कितना, 88,000, ठीक है। 88,000 मल्टीप्लाइड 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो एक महीना का, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड कितना रखे थे, कैलेंडर मंथ रखे थे, एक महीना का इंटरेस्ट आया 1760 रुपये। तो एक दिन का 1760 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 31 करते हैं, मतलब मई में हम लोग हिसाब कर रहे हैं ना, 31 करते हैं, एक दिन का आता है 56.77। सो 56.77 मल्टीप्लाई, ये कितना दिन दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है, 31, 1768 रुपया 87 पैसे, 1768 रुपया 87 पैसे। उसका मतलब ये आपका 31 दिन में हिसाब नहीं होगा, ये अप्रैल से ही इंटरेस्ट आपका हिसाब हो जाएगा। तो एक महीना का कितना आया था, 1760 रुपया। तो 1760 डिवाइड बाय जो 31 किए थे, इसको 30 करेंगे, तो एक दिन का आया 58.67। सो दिस इज 58.67 मल्टीप्लाई, आपका कितना दिन दिखा रहा है, 31 दिखा रहा है, ठीक है। तो 1818 रुपया 77 पैसा, ये 1817 रुपया दिखा रहा है। मैं एक्यूरेट फिगर ले लिया है, ये 58 रुपए के हिसाब से ले लिया। मैं जो 67 रुपया एक्स्ट्रा लिया है, वो अगर मैं 58 को मानकर चलता हूँ, दैट इज 58 एक दिन का, एंड मल्टीप्लाई आपका 31 डेज करता हूँ, एग्जैक्टली आपका 1798 कम हो जा रहा है। तो आपको वही हिसाब आप कैसे करेंगे, 58.67 को हिसाब रखिए, कोई बात नहीं। तो इधर सवाल आया, मैं एक महीना का निकल था हिसाब, इंटरेस्ट एक महीना का कितना आ रहा है, मैं इसको निकाला था। एक दिन का के 31 किया था, वो गलत किया था, क्योंकि याद कीजिए मैं इंटरेस्ट पैरामीटर क्या किया था, ऑलवेज। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, ऑलवेज का मतलब क्या है, टेक्निकली कुछ क्रेडिट पीरियड नहीं दिया गया। टेक्निकली कोई भी क्रेडिट पीरियड पार्टी को हम लोग नहीं दिए, कस्टमर को ना हम दिए, ना सप्लायर हमको दिया है। मतलब जिस डेट से हम कस्टमर को भेजे हैं, उसी डेट को छोड़कर बाकी जितना दिन के बाद वो पेमेंट करेगा, पूरे के पूरे सब दिन का इंटरेस्ट लग जाएगा, कोई छूट नहीं मिलेगा। तो आप परचेज डेट सेल डेट को तो आप मिला नहीं थे ना, 1 अप्रैल को आप लोग सेल किए थे, तो 1 अप्रैल डेट छोड़ दीजिए, तो 2 अप्रैल से 2 मई तक कितना दिन आता है, 31 दिन आता है, तो पूरे के पूरे 31 दिन का लगेगा। तो टेक्निकली इधर कुछ क्रेडिट पीरियड कस्टमर को नहीं दिया गया था, इसलिए 31 दिन का ले गया। तो अप्रैल से कैलकुलेशन शुरू हो गया, इसीलिए महीना का हिसाब करने के लिए हम एक महीना का कितना, एक दिन का निकालने के लिए टोटल महीने का जितना अमाउंट आ रहा था, जितना अमाउंट आपका आ रहा था, उसको 30 में हम लोग डिवाइड किए, तो एक दिन का आ गया। तो इस हिसाब से ये आपका 1870 रुपया दिखा रहा है, जैसे कि इंटरेस्ट आपका रिसीवेबल वाला हुआ। अभी इंटरेस्ट पेएबल को आते हैं। इंटरेस्ट पेएबल में कितना दिखा रहा है, 1135 रुपया। ये भी क्रेडिट पीरियड कुछ नहीं आएगा, वही 31 दिन का हिसाब आपका दिखाएगा, वही सेम चीज दिखा रहा है, ठीक है। इसको भी कैलकुलेशन करते हैं। तो वैल्यू कितना आया, बिल वैल्यू आपका 55,000। सो दिस इज 55,000 का 2% इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो एक दिन का आया, सॉरी एक महीना का आया आपका 1100 रुपया। तो दिस इज 1100 रुपया डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। अप्रैल से कैलकुलेशन शुरू हो गया, तो एक दिन का है 36 रुपया 66 पैसा। सो दिस इज 36 रुपया 66 पैसा मल्टीप्लाई 31 डेज, 1136 रुपया, 1136 रुपया 40 पैसा। इसको ले लिया है, जो 40 पैसा था इसको माइनस करके 1135 में राउंड ले रहा है, ठीक है, पास है। तो ये हम इंटरेस्ट पैरामीटर हम लोग ऑलवेज दिए थे, इसलिए टेक्निकली आपको लगता है आप कुछ क्रेडिट पीरियड दिए हैं, बट असल में कुछ क्रेडिट पीरियड नहीं दिया गया है।
असल में अगर देखा जाए कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया गया, इसलिए आपका जिस दिन से सामान हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसी दिन को छोड़कर बाकी जितना दिन के बाद सप्लायर हम लोग पेमेंट देते हैं और कस्टमर हमको पेमेंट देता है, पूरे के पूरे 100 दिन का इंटरेस्ट हिसाब हो जाता है। ठीक है जी। अभी हम इसका पैरामीटर का तीसरा ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं, जैसे कि हम लोग इधर क्या रखेंगे, आपका ड्यू डेट ऑन इनवॉइस रेफरेंस जो दिए थे आपका, इंस्टेड ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेबल को छोड़कर अभी ड्यू डेट ऑन इनवॉइस रखेंगे। ओके, ड्यू डेट ऑन इनवॉइस रखेंगे, मतलब बिल में जो डेट आपका दिया जाएगा वही डेट में आपका के हिसाब से इंटरेस्ट आपका कैलकुलेशन होगा। तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, तो डे बुक का आकर हमारा जो रिसिप्ट पेमेंट, इसको ऑल्टी मारते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं, इसको भी मैं डिलीट लगाया हूँ। अभी फिर से डेट को चेंज कर रहा हूँ, 1/4/21। ये परचेज सेल वाला होलसेल को भी डिलीट कर देता हूँ। देखो सीधी सी बात है, मैं पैरामीटर का अलग अलग कंडीशन दिखा रहा हूँ, बट ऐसा कोई नियम नहीं है, हर एक पैरामीटर एक ही पार्टी क्षेत्र में ऑलवेज लगेगा। दिस इज जस्ट सेम चीज का दूसरा पहलू में आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ऑर्डर को आ जाओ, लेजर कोई सप्लायर का पैरामीटर को हम लोग फिर से चेंज करते हैं। इधर क्या देते हैं, इसको हमको देना पड़ेगा, इधर जो ऑलवेज देकर हम लोग डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी दे रहे थे ना, इधर हम लोग देंगे ड्यू डेट ऑन इनवॉइस। वही ऑलवेज रखेंगे बट ड्यू डेट ऑन इनवॉइस। इनवॉइस मतलब क्या है, आपका परचेज बिल एंड सेल बिल। जैसे सप्लायर का पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ, उस हिसाब से कस्टमर का पैरामीटर में चेंज कर रहा हूँ। डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी को छोड़कर अब मैं दे रहा हूँ ड्यू डेट ऑन इनवॉइस। तो आप देखो ड्यू डेट ऑन इनवॉइस मतलब इधर आपको डेट देना पड़ेगा कब, परचेज बिल एंड सेल बिल में। तो ये 1 तारीख को मैं फिर से अभी परचेज कर रहा हूँ, टैक्स डालिए, CGST आपका SGST। देखो इधर क्या दिखा रहा है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस में खरीदा था 1 तारीख को, परचेज वाला सेल वाला डेट को तो मैं छोड़ चुका हूँ। तो इधर मैं डेट दे रहा हूँ 1/5/21। तो 30 दिन क्रेडिट दिया सप्लायर मेरे को 30 दिन का उधारी दे रहा है। तो अभी हम लोग सेल कर रहे हैं, सेल टू द कस्टमर। तो 40 पीस आपका 2000 रुपया पर पीस का वैल्यू,
उसके ऊपर आपका 10% जीएसटी लग जाएगा 665 एंड आपका 65। इधर भी मैं डेट दे रहा हूँ आपका 1/5/21 कस्टमर 30। अब हम लोग रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने के टाइम तो डेट को बदलना पड़ेगा 2/5/21। तो कैश में रिसीव कर रहे हैं 88,000। एक में तो डेट था 30 दिन, रिसीव कर रहा हूं 2 मई को। तो अभी पेमेंट किया जाए, कोई 2 मई को कैश मोड में 35,000 सेम पैरामीटर। अभी इंटरेस्ट को चलते हैं, ₹57 रिसीवेबल अकाउंट में दिखा रहा है। तो ये आपका आ गया एक दिन, मतलब परचेज डेट सेल डेट तो छोड़ दिया है, उसके बाद 30 दिन पार्टी पेमेंट किया कौन सा, एक दिन डिले में किया है, एक दिन लेट में, तो एक दिन का सूद लगेगा। तो जो डेट दिए थे आपका सेल वाला बिल में, उसी डेट के हिसाब से इधर आपका कैलकुलेशन हो गया है। तो इधर टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना था, आपका सॉरी इंटरेस्ट जिसके ऊपर लगेगा 88,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय आपका 100, तो 1760 रुपया डिवाइडेड बाय 31 इधर आएगा 56.77 राउंडेड अप टू 57 रुपीज। तो एक दिन का आपका आ गया, क्योंकि ये आपका मई में ही इंटरेस्ट हिसाब हुआ। आपका क्रेडिट पीरियड कितना था, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक, उसके बाद वो 2 तारीख को पार्टी हमको पेमेंट किया है, तो एक दिन का सूद लग गया। तो सूद जिस महीना में हिसाब होगा उसी महीना का डेज के हिसाब से पर डे का कैलकुलेशन निकलता है। तो ये 57 रुपीज आपका रिसीवेबल में आ गया एक दिन का। तो पेएबल में 35 रुपीज दिखा रहा है, वो भी आपका वही एक दिन का अकाउंट। तो इधर अमाउंट आपका इंटरेस्ट चार्जेबल कौन सा अमाउंट के ऊपर होगा, आपका 55,000 के ऊपर। सो 55,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100, 1100 रुपया आपका एक महीने का। तो 1100 डिवाइडेड बाय 31, वही मई में कैलकुलेशन होता है ना, तो 35 रुपया और 40 पैसे। तो इधर कितना लगा, 48 पैसा माइनस हो गया, 35 रुपया आता है। सो दैट इज ड्यू डेट ऑन इनवॉइस। उसका तीसरा पैरामीटर अभी हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो पहले तो जो भाउचर बनाए हैं वो भाउचर को इरेज कर लेते हैं, तब तो आपको साफ पता चलेगा। एक एक पैरामीटर आप चेंज करते जा रहे हैं, तो पैरामीटर के हिसाब से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का तरीका एंड इसका वैल्यू कैसे अपने आप आपका चेंज हो रहा है। सो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वही चीज मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिए, क्योंकि फ्यूचर में जब कैलकुलेशन आप लोग करेंगे ये सब अलग अलग पैरामीटर को लेकर आपको बार बार काम करना पड़ेगा। तो अभी तीसरा पार्ट में हम लोग फिर चलते हैं, मतलब पैरामीटर का तीसरा अध्याय में हम लोग वही ऑल्टर को जाते हैं, वही सप्लायर एंड कस्टमर लेजर को थोड़ा सा अल्टर करके उसका पैरामीटर का हम लोग फिर से बदल देते हैं। तो इधर मैं क्या रख रहा हूँ, ऑलवेज रखा हूँ, एंड इधर दूंगा आपका
effective date of transactions. This is effective date of transactions. Normal loading limit of 1. So that is effective date of transaction. सप्लायर जैसे पैरामीटर बदला, अभी कस्टमर के लिए हम लोग पैरामीटर भी चेंज करेंगे. इसको अभी ऑलवेज में रखूंगा एंड कैलकुलेट फ्रॉम दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस. ठीक है जी. तो इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ज्यादातर होता क्या है, सप्लायर को हम एक डेट से ऑर्डर देते हैं कि कस्टमर हमको एक डेट में ऑर्डर देता है, हम सप्लायर हमसे ऑर्डर ले लेता है, कस्टमर भी से भी हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं. दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस. बट हम उसी दिन में कस्टमर को सामान नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, कि उसी दिन में हमको सप्लायर स्टॉक भी नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टॉक्स. तो होता है ना ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन में कभी और हो जाता है, पार्टी से हम लोग ऑर्डर ले लेते हैं, कस्टमर भी हमसे ऑर्डर ले लेता है, और लेने के बाद हम सप्लायर को बोलते हैं, सप्लायर हमको बोलता है कि कस्टमर को हम लोग बोलते हैं सॉरी सर करेंटली वी डोंट हैव स्टॉक विथ अस, आपको थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा. तो माना कि आज का डेट में सप्लायर को हम लोग ऑर्डर दिए है कि कस्टमर हमको ऑर्डर दिया है, उसी डेट में बिल भी आपका बन चुका है, बट ट्रांजैक्शन आपका हुआ नहीं. ट्रांजैक्शन आपका कब होगा? जब फिजिकली सप्लायर हमको सामान देगा और कस्टमर को हम लोग सामान देंगे. मतलब सप्लायर से जिस दिन हम सामान रिसीव करेंगे या कस्टमर हमसे सामान जिस दिन रिसीव करेगा. सो दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्योंकि उसी डेट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा. माना कि आप 1 तारीख को सप्लायर को आप ऑर्डर दिए थे, कस्टमर आपको 1 तारीख को ऑर्डर दिया, बट माल आप लोग रिसीव किए 2 तारीख को ना. माल आप दिए हैं, सप्लायर से आप रिसीव किए 2 तारीख को, कस्टमर को आपने 2 तारीख को सामान दिए, तो वही डेट से ही कैलकुलेशन आपका होगा ना. ओके. तो इसीलिए आपका जो परचेज एंड सेल्स वाला लेआउट को हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज वाउचर हो या सेल्स वाउचर हो, वाउचर को ऑर्डर करेंगे एंड उधर एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स. वो करने के बाद आप जब परचेज बिल सेल बिल करेंगे ना, आपका इनवॉइस डेट एंड इफेक्टिव डेट डालने के लिए 2 ऑप्शन आपके सामने दिखाई देगा. तो हम लोग तो पहले ऐसा करते हैं. तो अभी आप आ जाओ कहाँ, ऑल्टर को, ऑल्टर में आकर इधर वाउचर टाइप को अंदर आ जाओ. इधर कौन सा वाउचर का करेंगे, बोले तो परचेज वाला वाउचर को करते हैं. इधर का ऑप्शन देखो आपको मिलेगा दिस वन, यस, यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स. यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, इसको आपको यूज करना पड़ेगा. ठीक है. बाकी सेल्स वाला वाउचर को भी ऑर्डर करके वही ऑप्शन को आप लोग एक्टिव करेंगे. यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स, इसको आप यूज करेंगे. बराबर. तो मेरे को परचेस करना है, सेल करना है. तो पहले तो मैं 89 दबाता हूं. कौन सा डेट में, 1 अप्रैल को. देखो इफेक्टिव डेट वाला बक्सा आ गया. पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट इधर आपका आ चुका है. तो सप्लायर, उसके पहले आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा. इधर डेट डालिए, 2 ऑप्शन दिखाएगा. F2 दबाने के बाद ये आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा. डेट ऑफ वाउचर, तो वाउचर का डेट है आपका 1/4/21.
बट बिल बनना है आपका 2/4/21। अब आया समझ में? सप्लायर को हम लोग ऑर्डर दिए 1/4/21 को, तो 1/4/21 में बिल बन गया है, बट ट्रांजैक्शन कौन सा डेट में हो रहा है? 2/4/21 को, दैट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखो ये दो डेट आया ना, दिस इज डेट ऑफ इनवॉइस, दिस इज इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो ये आपका सेम वैल्यू डाल रहा हूं, प्लस उसके ऊपर आपको जो टैक्स डालना है आप जोड़ सकते हैं। देखिए विथ एफर्ट फ्रॉम 2 अप्रैल, माना कि आपका पहले वाला डेट आप 1/4 को दिए थे, बट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब होगा? 2 अप्रैल से, ठीक है, 2 अप्रैल से कल, मतलब 1 तारीख को हिसाब को नहीं लिया जाएगा। फिर अभी आप लोग सेल कर लीजिए। इधर भी पहले डेट डालेंगे, डेट ऑफ वाउचर आप लोग को देना है 1/4/21, इफेक्टिव डेट आपको 2/4/21। इधर 40 पीस भेज रहे 2000 के हिसाब से, प्लस उसके ऊपर जीएसटी अपलोड करें। ओके, अभी हम लोग रिसीव करते हैं, तो डेट तो देना पड़ेगा, तो रिसीव करते हैं। रिसीव में आपका एक ही रखते हैं, तो दैट इज आपका 2/5/21, 2/5/21। एक बार समाप्त आ जाने के बाद कि देने के बाद आपका तो हिसाब साथ साथ उसी डेट से कैलकुलेशन होगा ना, तो इधर रिसीव पेमेंट में बस एक ही डेट आपको देना है, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको एक ही डेट रखना है। कस्टमर तो 88,000, तो अभी हम लोग पेमेंट करेंगे। आप देखते हैं इंटरेस्ट का हालत क्या है। ₹1760 लग गया, पूरे के पूरे 1 महीने का लग चुका है। ऑलवेज दिए थे ना, देखो 30 दिन का, 3 अप्रैल से, मतलब जो इफेक्टिव डेट हुआ, तो देखो लॉजिक ऐसा है, इधर आपका इनवॉइस डेट दिए थे 1 तारीख को, सही महीने में ट्रांजैक्शन हुआ 2 तारीख को, तो 2 तारीख से 1 तारीख 2 तारीख हिसाब को नहीं लेगा, तो 3 अप्रैल से लेकर 2 मई तक कितना दिन आता है? 30 दिन आता है। नहीं तो अगर इफेक्टिव डेट हम लोग नहीं रखते, वही 1 तारीख को छोड़कर 2 तारीख से 2 मई तक अगर लेता, तो इधर 31 दिन आ सकता था, बट हम लोग तो 2 तारीख को सही महीने में, माना कि 1 तारीख को बिल बना था, बट ट्रांजेक्शन कौन सा तारीख को हुआ था? 3 तारीख को हुआ था, 2 तारीख को हुआ था, तो 2 तारीख
हम लोग तो परचेज वाला सेल वाले ट्रांजेक्शन रेट को छोड़ दिए ना, उसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ हम लोग हिसाब में नहीं जोड़ेंगे, तो इसलिए एग्जैक्टली 30 दिन का है, तो 88,000 का 2% 30 दिन का कितना है, 1760 रुपये। तो इस हिसाब से अगर हम लोग पेबल अकाउंट को जाते हैं 1100 रुपये, वो भी आपका 30 दिन का है, 1 तारीख 2 तारीख छोड़ के बाकी 3 अप्रैल से 2 मई तक 30 दिन है, उसका भी 2%, किसका 15th अप्रैल का। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का हम लोग अलग अलग पैरामीटर में उसका रिसीवेबल एंड पेएबल अमाउंट कैसे चेंज होता है आपको दूसरा पार्ट में मैं समझा चुका हूँ। अगर मेरा लेसन आपको समझ में आ रहा है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा मत। थैंक यू एंड गुड बाय।